Good morning, students. I am Dr. Sarita Khandelwal, Assistant Professor in Chemistry in JDB Government Girls College. स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कि कैसे एब्जॉर्प्शन पीक है उसमें शिफ्ट ऑब्जर्व होता है। आपको अब तक ये समझ में आ गया होगा कि यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमें एक एब्जॉर्प्शन बैंड मिलता है। ठीक है, अब इस एब्जॉर्प्शन बैंड की जो पोजीशन होती है वो शिफ्ट हो सकती है सब्सिट्यूएंट्स के प्रभाव से। अगर हम किसी सब्स्टिट्यूएंट को जोड़ दें तो एब्जॉर्प्शन पीक में शिफ्ट ऑब्जर्व होता है। इसे कहते हैं शिफ्ट इन एब्जॉर्प्शन पीक ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सम सब्सिट्यूएंट ग्रुप। और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है और इन शिफ्ट्स को समझने से आपको यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के कंसेप्ट और ज़्यादा क्लियर होते हैं कि यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो लैम्डा मैक्स होती है वो किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। तो आज हम बात करेंगे शिफ्ट्स इन एब्जॉर्प्शन बैंड्स और पीक, वट एवर यू वॉन्ट टू से इन यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी। सबसे पहले हम बात करेंगे बैथोक्रोमिक शिफ्ट्स एंड हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। अगर लैम्डा मैक्स की वैल्यू कम या ज़्यादा होती है तो इन्हें बैथोक्रोमिक शिफ्ट या हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट में कहा जाता है। तो सबसे पहले हम बैथोक्रोमिक शिफ्ट की बात करेंगे। इसमें क्या होता है, लैम्डा मैक्स की वैल्यू जो होती है वो बढ़ती है। अब हम डिटेल में पढ़ते हैं कि बैथोक्रोमिक शिफ्ट या रेड शिफ्ट क्या होता है। बच्चों, विजिबल रीजन में जो 7 कलर होते हैं उन्हें हम विबग्योर में बांटते हैं, वॉयलेट टू रेड कलर। इसमें आपको पता होना चाहिए कि जो रेड कलर होता है उसकी जो लैम्डा होती है वेवलेंथ वो सबसे ज़्यादा होती है और एनर्जी जो होती है वो सबसे कम होती है। इसी तरह वॉयलेट कलर जो होता है उसकी जो लैम्डा मैक्स होती है वो सबसे कम और एनर्जी सबसे ज़्यादा हो रही होती है। तो अगर मैं रेड शिफ्ट बोलूँ तो यहाँ से आपको आइडिया थोड़ा सा लग जाना चाहिए कि यहाँ पर बैथोक्रोमिक शिफ्ट में लैम्डा मैक्स की वैल्यू बढ़ रही है, यानी कि एब्जॉर्प्शन जो पीक है या एब्जॉर्प्शन बैंड है वो हायर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो रहा है। बच्चों, आपको ये भी पता होना चाहिए कि एनर्जी और लैम्डा में क्या रिलेशन होता है। एनर्जी जो होती है वो लैम्डा के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अगर मैं ये कहूँ कि लैम्डा बढ़ रही है तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि जो ट्रांजिशन के लिए जो एनर्जी काम में आ रही है उसकी वैल्यू कम हो रही है। इसका मतलब ये है कि सब्स्टिट्यूएंट के प्रभाव से जब लैम्डा बढ़ती है तो ट्रांजिशन कम एनर्जी पर ही ऑब्जर्व होने लग जाता है। तो इस ट्रांजिशन जो कि शिफ्ट जो कि बैथोक्रोमिक शिफ्ट होता है, जिसे कि हम रेड शिफ्ट भी कहते हैं, इसमें सब्स्टिट्यूएंट्स के इफेक्ट से लैम्डा मैक्स बढ़ती है ट्रांजिशन की और एनर्जी जो होती है वो कम होती है। शिफ्ट ऑन एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम। एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, लैम्डा मैक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या होता है कि यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में ग्राफ इस तरह मिलता है, तो ये जो मैक्सिमम पॉइंट होता है इसे हम लैम्डा मैक्सिमम कहते हैं। ये जो ग्राफ मिलता है इसका जो मैक्सिमम पॉइंट होता है ये लैम्डा मैक्स को बताता है। तो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में जितनी भी बात की जाती है वो लैम्डा मैक्स के बेस पे की जाती है। तो शिफ्ट ऑफ एन एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम टू लॉन्गर वेवलेंथ इज कॉल्ड बैथोक्रोमिक शिफ्ट। तो ये चीज़ तो मैंने आपको बताई थी। इट इज़ तो बैथोक्रोमिक शिफ्ट क्या होता है उसके बाद हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि किन सिचुएशंस में हमें रेड शिफ्ट या बैथोक्रोमिक शिफ्ट ऑब्जर्व्ड होता है। सबसे पहले तो ये कैसे ऑब्जर्व्ड हो सकता है, इफ़ चेंज इन द मीडियम अकर्स, या तो सॉल्वेंट की क्वालिटी चेंज हो तो हमें बैथोक्रोमिक शिफ्ट ऑब्जर्व हो सकता है, या व्हेन एन एक्सोक्रोम इज अटैच टू अ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से अगर एक्सोक्रोमिक ग्रुप अटैच कर दिया जाए तो भी आपको बैथोक्रोमिक शिफ्ट ऑब्जर्व हो सकता है। तो एक तो बैथोक्रोमिक शिफ्ट किस पर डिपेंड करता है, ऑक्सोक्रोम की प्रेजेंस पे, और दूसरा सॉल्वेंट की प्रॉपर्टीज पे।
ये सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी से कैसे बेथोक्रोमिक शिफ्ट होता है इसे हम डिटेल में आगे और पढ़ेंगे। बाकी मैं यहाँ पे ब्रीफली ये बताना चाहूँगी, जब सॉल्वेंट की पोलरिटी बढ़ती है, लेस पोलर से मोर पोलर की तरफ अगर सॉल्वेंट हम ले जाएं, ठीक है, तो पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन है उसमें बेथोक्रोमिक शिफ्ट ऑब्जर्व्ड होता है। तो सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी अगर नॉन पोलर से पोलर सॉल्वेंट हम चेंज कर देते हैं तो आप देखेंगे कि पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन की जो लैम्डा मैक्स है वो बढ़ जाती है। और दूसरा हमने क्या बताया कि ऑक्सोक्रोम की प्रेजेंस अगर हो तो भी लैम्डा मैक्स बढ़ जाती है और हमें रेड शिफ्ट ऑब्जर्व्ड होता है। हम एक एग्जाम्पल देखेंगे कि आपको उससे और ज़्यादा क्लियर होगा कि कैसे बेथोक्रोमिक शिफ्ट होता है। इथाइडिन जो मॉलिक्यूल होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसके लिए जो आपको लैम्डा मैक्स ऑब्जर्व्ड होती है वो 175 नैनोमीटर पे होती है। तो इथाइलिन मॉलिक्यूल के लिए लैम्डा एक्स की वैल्यू 175 नैनोमीटर होती है। लेकिन जो 1 ब्यूटीन है उसकी जो लैम्डा मैक्स होती है वो 185 नैनोमीटर होती है। और आइसोब्यूटीन जो होता है उसकी जो लैम्डा मैक्स होती है वो 188 नैनोमीटर होती है। तो जब आप इथाइलिन से 1 ब्यूटीन या आइसोब्यूटीन का कंपैरिजन करेंगे तो आप देखेंगे कि जो डबल बॉन्ड जो है उससे क्या होता है, एल्काइल ग्रुप जुड़े होते हैं और ये एल्काइल ग्रुप जो होते हैं वो एक तरीके से ऑक्सोक्रोम का काम करके कंजुगेशन को बढ़ा देते हैं और उसमें बेथोक्रोमिक शिफ्ट होता है। आप देखिए ये है 1 ब्यूटेन। 1 ब्यूटीन की स्ट्रक्चर क्या होती है, ये होती है, ठीक है। और आपको पता है हाइपर कंजुगेशन में ये जो एल्काइल ग्रुप होता है वो हाइपर कंजुगेशन में पार्टिसिपेट कर सकता है। तो जब एल इथाइलिन मॉलिक्यूल पे अगर मैं कार्बन कार्बन या एल्काइल ग्रुप बढ़ाऊं तो बेथोक्रोमिक शिफ्ट ऑब्जर्व्ड होता है, क्योंकि थोड़ा सा ये कंजुगेशन को बढ़ा देते हैं, चाहे हाइपर कंजुगेशन से बढ़ाए यहाँ पे। तो आपको इथाइलिन से अगर हम 1 ब्यूटीन और आइसोब्यूटीन की तरफ चलते हैं तो रेड शिफ्ट ऑब्जर्व्ड होता है। द बेथोक्रोमिक शिफ्ट इज प्रोग्रेसिव एज द नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप इंक्रीजेज। जैसे जैसे नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप बढ़ते हैं वैसे वैसे बेथोक्रोमिक शिफ्ट ज़्यादा होता है। आइसो 1 ब्यूटीन जो है और आइसोब्यूटीन में देखें तो मैं अगर जो एल्कीन जो है डबल बॉन्ड से 1 ब्यूटीन में तो एक एल्काइल ग्रुप जुड़ा है और आइसोब्यूटीन में 2 एल्काइल ग्रुप जुड़े हैं, इसीलिए आइसोब्यूटीन की लैम्डा मैक्स सबसे ज़्यादा है। तो अगर आपको इथीन 1 ब्यूटीन आइसोब्यूटीन में कंपैरिजन आए तो आप लैम्डा मैक्स का ऑर्डर लिख सकते हैं और आप उसे एल्केन एक्सप्लेन भी कर सकते हैं कि आइसोब्यूटीन में 2 एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, इसमें सबसे ज़्यादा बेथोक्रोमिक शिफ्ट ऑब्जर्व्ड होगा, इसीलिए इसकी जो लैम्डा मैक्स है वो 188 नैनोमीटर आती है। अब हम एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। बच्चों फिनॉल को अगर हम एनायन में बदल दें तो हमें क्या प्राप्त होता है, फिनॉल से फिनॉक्साइड आयन। और ये देखा गया कि जो फिनॉक्साइड आयन होता है उसके लिए लैम्डा मैक्स जो होता है वो फिनॉल के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब फिनॉल से फिनॉक्साइड आयन बनता है तो जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है ऑक्सीजन के वो बेंजीन के पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम से इंटरेक्ट कर लेते हैं और रेड शिफ्ट करवा देते हैं। देखिए ये है आपका फिनॉल, ठीक है, और अगर मैं इससे एच हटा दूँ तो नेगेटिव चार्ज वाला आपको मिल जाएगा जिसे हम कहते हैं फिनॉक्साइड आयन, ठीक है। ये फिनॉक्साइड आयन इजीली इंटरेक्ट कर सकता है बेंजीन के पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम से। और जो भी चीज़ कंजुगेशन को बढ़ावा देती है, मतलब किसी की भी प्रेजेंस अगर कंजुगेशन को बढ़ावा देती है तो वो रेड शिफ्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो आपको बात समझ में आई कि जब फिनॉल से फिनॉक्साइड आयन बनता है तो ये जो ऑक्सीजन के नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है वो आसानी से बेंजीन के पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम से इंटरेक्ट कर लेते हैं, कंजुगेशन को बढ़ा देते हैं और हमें रेड शिफ्ट ऑब्जर्व होता है। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए E2 बैंड और B बैंड के लिए आप देखिए
E2 बैंड के लिए फिनॉल के लिए लैम्डा मैक्स 210 नैनोमीटर है, जबकि फिनॉक्साइड आयन के लिए 235 नैनोमीटर है। तो आप देखें लैम्डा मैक्स बढ़ गई है। इसी तरह बी बैंड की अगर मैं बात करूं तो फिनॉल के लिए लैम्डा मैक्स 270 नैनोमीटर है, जबकि फिनॉक्साइड आयन के लिए लैम्डा मैक्स 287 नैनोमीटर है, 287 नैनोमीटर। तो दोनों ही बैंड्स, चाहे टू बैंड्स ले लो चाहे आप बी बैंड्स ले लो, दोनों ही बैंड्स की लैम्डा मैक्स बढ़ जाती है जब फिनॉल को फिनॉक्साइड आयन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये तो था बैथोक्रोमिक शिफ्ट या रेड शिफ्ट या शिफ्ट टुवर्ड्स लॉन्गर वेवलेंथ और लेस एनर्जी। अब हम बात करेंगे ब्लू शिफ्ट के बारे में। ब्लू शिफ्ट आपको नाम से ही ऑब्जर्व हो रहा है, ये रेड शिफ्ट का अपोजिट है। अगर किसी ट्रांजिशन की लैम्डा मैक्स कम हो जाती है या उस ट्रांजिशन के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी बढ़ जाती है तो जो शिफ्ट होता है उसे हम ब्लू शिफ्ट या हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट कहते हैं। तो हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट या ब्लू शिफ्ट क्या होता है उसको समझने के बाद हम समझते हैं कि ये किन किन परिस्थितियों में ऑब्जर्व होता है। मीडियम की पोलैरिटी चेंज होने पर भी ब्लू शिफ्ट चेंज होता है। ये ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार हमने मीडियम की पोलैरिटी चेंज होने पर पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन में रेड शिफ्ट देखा था। क्या होता है जब मीडियम की पोलैरिटी चेंज होती है या मैं कहूँ कि मीडियम की पोलैरिटी बढ़ाई जाती है तो जो एन टू पाई स्टार ट्रांजिशंस होते हैं जो कि फॉरबिडन ट्रांजिशंस होते हैं उनमें ब्लू शिफ्ट ऑब्जर्व्ड होता है। ठीक है, अगर पोलैरिटी बढ़ाते हैं तो पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन में तो रेड शिफ्ट देखने को मिलता है और पोलैरिटी बढ़ाने पर जो एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन है उसमें ब्लू शिफ्ट देखने को मिलता है। तो आप देख रहे हैं कि पोलैरिटी चेंज होने पर अलग अलग तरह के ट्रांजिशंस पे अलग अलग इफेक्ट पड़ रहा है। जो अलाउड ट्रांजिशन है जैसे कि पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन, उनकी अगर पोलैरिटी बढ़ाई जाती है तो उनमें तो लैम्डा मैक्स रेड शिफ्ट दिखाता है, और अगर फॉरबिडन ट्रांजिशन है और पोलैरिटी बढ़ाई जा रही है तो आपको ब्लू शिफ्ट ऑब्जर्व्ड होता है। फॉर एग्जांपल हम एक एसीटोन की बात करते हैं। अगर हम इसका हेक्सेन सॉल्वेंट लेके हम इसका यूवी स्पेक्ट्रा निकालते हैं तो जो इसका एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन है उसके कारण जो लैम्डा मैक्स आती है वो 279 नैनोमीटर पे आती है। लेकिन अगर हम एसीटोन का जो मीडियम है वो हेक्सेन से वाटर कर दे तो वाटर में जो लैम्डा मैक्स आती है वो 264.5 नैनोमीटर लैम्डा मैक्स आती है। वाटर और हेक्सेन में से बच्चों किसकी पोलैरिटी ज़्यादा होती है? ऑब्वियसली वाटर की पोलैरिटी ज़्यादा होती है। हेक्सेन पूरी तरह से नॉन पोलर सॉल्वेंट है। तो जैसे ही हमने हेक्सेन से वाटर को हमने एज अ सॉल्वेंट शिफ्ट किया तो आप देख रहे हैं एसीटोन मॉलिक्यूल के एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन, पर्टिकुलरली मैं एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन की बात कर रही हूँ, उसमें ब्लू शिफ्ट ऑब्जर्व्ड होता है। तो ये हो गया ब्लू शिफ्ट की है ना, किस तरह से पोलैरिटी चेंज होने पर ब्लू शिफ्ट होता है। अब ब्लू शिफ्ट का कारण क्या है हम वो देख लेते हैं। बच्चों क्या होता है कि अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है तो जैसे मान लो एन आपकी लोअर स्टेट है और एक्साइटेड स्टेट पाई स्टार है, तो एन टू पाई स्टार में आपके ट्रांजिशन की मैं बात कर रही हूँ। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या करता है, ये जो एन है उसकी एनर्जी को कम कर देता है, और एन की एनर्जी मान लो कम हो गई तो यहाँ नीचे आ जाएगी, तो ये एनर्जी डिफरेंस क्या हो गया, बढ़ गया, और आपका लैम्डा मैक्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। हेक्सेन और वाटर, अगर मैं हेक्सेन से वाटर की तरफ जाऊं तो वाटर जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है। तो ये जो क्या होता है, जो एसीटोन होता है उसकी जो एन इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल होता है उसकी एनर्जी को कम कर देता है, जिससे एन टू पाई स्टार के बीच में एनर्जी डिफरेंस बढ़ जाता है और आपका ब्लू शिफ्ट ऑब्जर्व्ड होता है। तो यहाँ आपने पहले तो ये देखा कि ब्लू शिफ्ट ऑब्जर्व्ड क्यों, किस किस पोलैरिटी चेंज से हुआ, फिर उसका कारण भी समझा। कारण ये होता है कि पोलैरिटी बढ़ाने पर जो एन है उसकी एनर्जी कम हो जाती है, जिससे कि एन टू पाई स्टार जिनके बीच में ट्रांजिशन हो रहा है उनके बीच में एनर्जी डिफरेंस बढ़ जाता है और ट्रांजिशन में ब्लू शिफ्ट ऑब्जर्व्ड होता है।
अब ये तो हो गया सॉल्वेंट पोलैरिटी की बात। इसके अलावा ऑक्सोक्रोम की प्रेजेंस भी ब्लू शिफ्ट करती है। जब ऑक्सोक्रोम डबल बॉन्ड से जुड़ा रहता है तब तो हमें रेड शिफ्ट ऑब्जर्व्ड होता है, और ऑक्सोक्रोम ऐसे ग्रुप से जुड़ा रहता है जिसमें कि हेटेरो एटम पर लॉन पेयर प्रेजेंट हो या एन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो वहाँ पे ब्लू शिफ्ट ऑब्जर्व्ड होता है। फॉर एग्जाम्पल, ये है आपका फॉर्मेल्डिहाइड, फिर ये फॉर्मेमाइड। अब आप देखिए यहाँ पे H है, उसकी जगह मैंने NH2 कर दिया। NH2 एक ऑक्सोक्रोम की तरह काम करता है। CO ग्रुप जिससे ये जुड़ा है उसमें आप देख रहे हैं कि ऑक्सीजन पर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है। तो अगर ऐसी कोई परिस्थिति हो तो ब्लू शिफ्ट ऑब्जर्व होता है। आप देखिए लैम्डा मैक्स 295 से 205 हो गई। इसी तरह ये OH भी एक ऑक्सोक्रोम है, इसकी प्रेजेंस से भी लैम्डा मैक्स 205 हो गई। Cl भी एक ऑक्सोक्रोम है, इसकी प्रेजेंस में भी लैम्डा मैक्स 235 नैनोमीटर हो गई। तो आपने देखा कि अगर आप बच्चों कंफ्यूज मत हो, बैथोक्रोमिक शिफ्ट में क्या है, ऑक्सोक्रोम डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है। इस डबल बॉन्ड से मैं अगर NH2 जोड़ दूं तो आपको बैथोक्रोमिक शिफ्ट या रेड शिफ्ट ऑब्जर्व्ड होगा, और अगर मैं कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से NH2 जोड़ूं तो आपको ब्लू शिफ्ट ऑब्जर्व्ड होगा। तो किस तरह से अटैचमेंट है उस पर शिफ्ट डिपेंड करता है। तो ये हो गया आपका ब्लू शिफ्ट। ठीक है, तो ये जो हमने ब्लू और रेड शिफ्ट देखा, तो यहाँ लैम्डा मैक्स कम या ज़्यादा हो रही थी। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि एब्जॉर्प्शन बैंड है उसकी इंटेंसिटी में अगर शिफ्ट हो रहा है तो वो शिफ्ट क्या कहलाते हैं। उन शिफ्ट को बच्चों हाइपरक्रोमिक शिफ्ट या हाइपोक्रोमिक शिफ्ट कहते हैं। आपको नाम से ही समझ में आ रहा है। हाइपरक्रोमिक शिफ्ट में क्या होता है, जो एब्जॉर्प्शन बैंड है उसकी लैम्डा मैक्स बढ़ जाती है, सॉरी हाइट बढ़ जाती है। लैम्डा मैक्स पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वेवलेंथ पे कोई प्रभाव नहीं। अगर आप देखें कि ये है पीक, ठीक है, अब ये पीक और लंबी हो गई तो इसका मतलब है कि इंटेंसिटी बढ़ गई। तो अगर इंटेंसिटी बढ़ रही है तो उसे हम हाइपरक्रोमिक शिफ्ट कहते हैं, और अगर पीक छोटी हो रही है तो हम कहते हैं कि इंटेंसिटी कम हो गई एब्जॉर्प्शन की, और उसे हाइपोक्रोमिक शिफ्ट कहते हैं। तो बच्चों हाइपर और हाइपोक्रोमिक शिफ्ट में हम बैंड की इंटेंसिटी की यानी कि हाइट की बात करते हैं। अगर हाइट बढ़ जाती है तो हम कहेंगे इंटेंसिटी बढ़ जाती है और उसे हम हाइपरक्रोमिक शिफ्ट कहते हैं, और अगर कम हो जाती है तो उसे हम हाइपोक्रोमिक शिफ्ट कहते हैं। हाइपरक्रोमिक शिफ्ट को हम देख लेते हैं। इट इज़ द इफेक्ट लीडिंग टू इंक्रीज एब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी। एब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी बढ़ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, द इंटेंसिटी ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी बैंड ऑफ फिनॉल आर इंक्रीज इन फिनोलेट। तो आप देखिए कि फिनॉल से जब फिनोलेट पे आए तो लैम्डा मैक्स भी बढ़ी और इंटेंसिटी भी बढ़ गई। ठीक है, इसी तरह एसिड से हम जो कार्बोक्सिलेट पे आए तो भी क्या हुआ, लैम्डा मैक्स भी बढ़ी और इंटेंसिटी। तो फिनॉक्साइड आयन में आप देख रहे हैं कि लैम्डा मैक्स भी बढ़ी और इंटेंसिटी भी बढ़ी। तो बच्चों यहाँ पे मैं ये चीज़ और क्लियर करना चाहूँगी कि जनरली जब लैम्डा मैक्स बढ़ता है तो इंटेंसिटी भी बढ़ती है, और लैम्डा मैक्स कम होता है तो इंटेंसिटी भी कम होती है। या ये कहो कि अगर बाथोक्रोमिक शिफ्ट हो रहा है, रेड शिफ्ट हो रहा है, तो हाइपरक्रोमिक शिफ्ट होने के चांसेस होते हैं, और अगर ब्लू शिफ्ट हो रहा है तो हाइपरक्रोमिक शिफ्ट होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, इस पूरे शिफ्ट को, हाइपरक्रोमिक शिफ्ट को हम देख लेते हैं कि इट इज़ द इफेक्ट लीडिंग टू डिक्रीज एब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी। फॉर एग्जांपल, द इंटेंसिटी ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी बैंड ऑफ बेंजोइक एसिड आर डिक्रीज इन बेंजोनोइड। तो आप ये देखिए कि ये जो है ये तो आपको क्या बता रहा है, आपको बता रहा है कि किस तरह से हाइपरक्रोमिक शिफ्ट हो रहा है। इंटेंसिटी को हम ई मैक्सिमम से रिप्रेजेंट करते हैं, एप्सिलॉन से, वो मैंने आपको बता ही दिया है। तो यहाँ तो इंटेंसिटी बढ़ रही है और यहाँ पे इंटेंसिटी कम हो रही है।
आप देखेंगे यहाँ पे क्या हो रहा है, बैथोक्रोमिक शिफ्ट। तो जब बैथोक्रोमिक शिफ्ट होता है तो उसके साथ क्या होता है, हाइपरक्रोमिक शिफ्ट। और यहाँ पे क्या हो रहा है, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट या ब्लू शिफ्ट। और ब्लू शिफ्ट के साथ क्या होता है, हाइपोक्रोमिक शिफ्ट। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये बेंजोइक एसिड से जब बेंजोइड बनाते हैं तो रेड शिफ्ट ऑब्जर्व्ड होता है, और जब फिनॉल से फिनॉक्साइड बनाते हैं तो रेड शिफ्ट ऑब्जर्व्ड होता है। और इनमें साथ में ही आपको हाइपरक्रोमिक और हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट भी ऑब्जर्व्ड होता है। इस पूरे जो शिफ्ट को हमने पढ़ा उसको मैं अगर एक ग्राफ में बताऊं, एक फिगर में पॉइंट आउट करूं, तो आप देखिए ये तो आपकी एब्जॉर्प्शन पीक हो गई, बैथोक्रोमिक रेड शिफ्ट, ठीक है, शिफ्ट वर्ड्स टू लोअर एनर्जी और हायर वेवलेंथ। फिर इसका उल्टा हो गया ब्लू शिफ्ट, शिफ्ट वर्ड्स टू लोअर वेवलेंथ एंड हायर एनर्जी, ठीक है। और ये हाइपोक्रोमिक इंटेंसिटी बढ़ गई और हिप्सोक्रोमिक इंटेंसिटी कम हो गई। तो ये पूरा ग्राफ है, ये हमने अभी चारों जो शिफ्ट पढ़े उसको पूरे शिफ्ट को इस एक पर्टिकुलर फिगर के द्वारा आप बता सकते हैं। तो ये तो हो गए शिफ्ट इन एब्जॉर्प्शन बैंड। बच्चों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी आता है और इससे कई कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी आते हैं जिन्हें हम आगे यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के प्रॉब्लम्स में हम डिस्कस करेंगे। तो इन शिफ्ट्स को आप अच्छे से पढ़िए। आज के लेक्चर को हम यही ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।